जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे मिशन जीत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपके सामने आज एक नया टॉपिक संधि पे चर्चा करेंगे। संधि अक्सर लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि हमें संधि समझ में नहीं आती है। संधि में गुण संधि के टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं, उनके उदाहरण ध्यान नहीं रहता है। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम संधि में इस तरह से आपके सामने चर्चा करेंगे कि आप कभी भी भविष्य में संधि से कोई भी क्वेश्चन आपका अछूता नहीं रहेगा। इसलिए बस हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि संधि क्या है। संधि जो है, इसकी जो अगर परिभाषा की बात करें तो वो होता है दो वर्णों के निकटवर्ती परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के निकटवर्ती, लिख लेंगे हम, दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर बोलें या चाहे हम निकटवर्ती बोलें, परस्पर बोलें या निकटवर्ती बोलें, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि संधि किसे कहते हैं या संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि के अगर प्रकार पूछता है तो ध्यान रखिएगा, संधि के प्रकार आपके 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि में आपकी 5 संधियां बताई गई हैं। कितनी संधियां बताई गई हैं? 5 संधियां होती हैं स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि में पहली संधि जो है आपकी दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ और अयादि संधि। तो बारी बारी से हम पहले दीर्घ संधि, फिर गुण, फिर वृद्धि और फिर यड़ और फिर अयादि संधि का अध्ययन करते रहेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली जो संधियां हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ठीक है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहे कि शब्दों का मेल क्या कहलाता है, शब्दों का मेल उसे समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में जो नियम पहला है वो इस प्रकार से है कि आ और आ दोनों मिलेंगे तो आपका बड़ा आ बनता है, ठीक है। आ और बड़ा आ आएगा तब भी आपका बड़ा आ ही बनाएगा। और आ यदि बड़ा आ की मात्रा है और आ सिंगल है तब भी आपका बड़ा आ ही बनेगा। समझ में आया? बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के आपका बड़ा आ ही बनाते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर आप देखेंगे, लिखा है दैन्य अवस्था, तो इसका जो विच्छेद बनेगा वो बनेगा दैन्य अवस्था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ आपको मिला, यहाँ पे आपको आ मिला, और यदि आप इसको दैन्य या को बोलते हैं, अर्थात या जो है हमारा एक व्यंजन है, या जो है वो व्यंजन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो व्यंजन होता है उसको हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इसको बोलने के लिए हमें आ वर्ण का उच्चारण लेना होता है। इसलिए या जो है वो आपका एक व्यंजन है और इससे जो अंत में जो उच्चारण निकलता है वो आ वर्ण का निकलता है। इसलिए यहाँ से भी आ मिलेगा और आपको यहाँ से भी आ मिलेगा, तो आपका बड़ा आ बनाएगा। और सबसे पहले अच्छी ट्रिक है इसको पहचानने की, सबसे अच्छी ट्रिक है वो है बड़ी मात्रा। किसी भी शब्द में अगर बड़ी मात्रा आपको दिखाई देती है, जैसे बड़ा आ की, बड़ी ई की और बड़ा ऊ की, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा ही रहती हैं। उसके बाद है यथार्थ। क्या लिखा हुआ है? यथार्थ। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा यथा प्लस अर्थ। वातानुकूल, तो इसका बनेगा वात प्लस अनुकूल। क्या बनेगा? वात प्लस अनुकूल। दैत्यार, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत
ये डिफिकल्ट वर्ण है। कई बार एग्जाम परीक्षाओं में इस तरह से सेंटेंस पूछ लिया जाता है, इस तरह से शब्द पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे हमारे गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, हम आपको कुछ ऐसे ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि कभी भी आपका यड़ संधि और दीर्घ संधि या गुण संधि में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दैत्यार लिखा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैत्यार, यहाँ पे दैत्यार लिखा है, और उसी तरह से यहाँ पे अत्याचार लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे सत्याग्रह लिखा हुआ है, सत्याग्रह लिखा हुआ है। तो जब तक हमें नियम क्लियर नहीं होगा या जब तक हमें शब्दों का अच्छी सूक्ष्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे सेंटेंस या हमारे वर्ड संधि से गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको दैत्यार जैसे लिखा हुआ है, तो दैत्य लोग देखते हैं कि पढ़ाया जाता है कि या के पहले यदि आधा वर्ण आ जाए तो वो यड़ संधि है। ये बात सही है, लेकिन हम ये भी तो देखेंगे कि इसका जो विच्छेद है वो क्या है। तो अति, अति इसका बनता है अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, और ई और यहाँ से मिला आ, तो ये बनाता है या, और ये है यड़ संधि। लेकिन उसी तरह से एक मिलता जुलता सत्याग्रह इसका एक अपवाद है, जिसका बनता है सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, जो कि आपका दिया हुआ है सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह में यहाँ से आ और यहाँ से बड़ा आ मिलेगा, इसलिए यहाँ से बनता है बड़ा आ, तो ये आपकी दीर्घ संधि है। तो ऐसे ही शब्दों में आपको कन्फ्यूजन होती है, जिससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आपको समझ के पढ़ना है। परीक्षार्थी, इसका बनेगा आपका परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। दैत्यार का बन जाएगा दैत्य प्लस आर्य, दैत्य प्लस आर्य। पुस्तकालय का बनेगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। नवागत, नव प्लस आगत, नव प्लस आगत। ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र। सहायतार्थ का सहायता प्लस अर्थ। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इन विच्छेद से आपको नियम फर्स्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से आपको छोटा, इसमें कोई मात्रा है नहीं, इसमें यहाँ पे जब कोई मात्रा नहीं है तो आपका यहाँ पे छोटा आ है, और यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं, इसलिए छोटा आ है। तो इसमें जो नियम है ये नियम पहला लग रहा है, इसमें नियम पहला लग रहा है, क्योंकि वाता होता नहीं है, वात अनुकूल होता है। उसी तरह से जैसे वातानुकूल से एक मिलता जुलता उदाहरण है जिसको हम नाम देते हैं वार्तालाप। क्या नाम देते हैं? वार्तालाप। अब यहाँ से क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा वार्ता, क्या बनेगा? वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप। तो इसमें भी बड़ा आ है और इसमें भी बड़ा आ है, तो इसका मतलब ये वाला रूल इसमें लगेगा। जिस तरह से यहाँ पे सहायता प्लस अर्थ है, तो यहाँ से बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा आ है, तो ये वाला नियम इसमें लग रहा है। क्या इतनी बात जान पाए? अगले नियम पे हम चर्चा करते हैं, नियम नंबर 2। सेम उसी तरह है, अगर इसमें ई और ई का कॉम्बिनेशन है तो बड़ी ई बनता है, ई और बड़ी ई है तब भी आपका ई बनेगा, और ई, बड़ी ई और छोटी ई, ये दोनों परस्पर मिल जाने से, दो वर्ण परस्पर मिल जाने से बड़ी ई को प्रदर्शित करते हैं। बड़ी ई मिलने से आपका बड़ी ई ही बनता है। जैसे हम लिखेंगे महेंद्र लिखा हुआ है, तो पहले तो आपको दिक्कत क्या होती है, महेंद्र। अब इसका विच्छेद करने में सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। आप बता तो सकते हैं कि हाँ ये दीर्घ संधि है, लेकिन दोस्तों इसका विच्छेद करने के लिए आपके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। वैसा इसको दूर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मही, मही प्लस इंद्र तो होगा नहीं, इंद्र होगा क्या? इंद्र नहीं होगा, इंद्र होता है। अति, अति तो होगा नहीं, क्यों? अति होता है क्या? नहीं, अति तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका अति प्लस इव, क्या हो जाएगा? अति प्लस इव हो जाएगा। मुनीश्वर, अब आपको बताइए मुनीश्वर अगर है तो उसको मुनि जो लोग होते हैं तो उनको हम मुनि बोलते हैं, ना कि मुनि बोलते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसको? मुनि प्लस ईश्वर। बस ये शब्दों का अगर आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल जबरदस्त है, तगड़ा है, तो आप कभी भी ऐसे शब्दार्थों से आप मात नहीं खा सकते हैं और आप बिल्कुल सही आंसर आप बता पाएंगे। लक्ष्मीच्छा, तो आपको पहले पता होना चाहिए लक्ष्मीच्छा लिखा है,
तो लक्ष्मीच्छा पहले से निकल रहा है, लक्ष्मी प्लस इच्छा, क्योंकि इसका लक्ष्मी तो होगा नहीं ना, लक्ष्मी प्लस इच्छा होता है। क्या होता है? लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो यहाँ से बड़ी ई है और यहाँ से छोटी ई है, इसका मतलब ये वाला नियम इसमें लग रहा है। ठीक है। सचिंद्र, क्या लिखा हुआ है? सचिंद्र। सच क्या होगा इसका? सची। क्या होगा? सची प्लस इंद्र। क्या होगा? सची प्लस इंद्र, बल्कि यह एक किसी का नाम है सचिंद्र, इसलिए इसको हम सच नहीं लिखेंगे, सची लिखेंगे, सची प्लस इंद्र। योगींद्र, इसको लिखेंगे हम योगी प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र। गिरीश है, क्या लिखा हुआ है? गिरीश। तो गिरी, गिरी तो होगा नहीं ना, क्या होगा? गिरी होगा। क्या होगा? गिरी। गिरी प्लस ईश, क्या होगा? गिरी प्लस ईश। रजनीश लिखा है, रजनी, क्या बनेगा इसका? रजनी प्लस ईश। और जानकीश्वर का बनेगा जानकीश्वर, जानकी प्लस ईश्वर। तो इतनी बात आपको, आई होप, मैं आशा करता हूँ इतनी, ये दो नियम आपकी बाखूबी समझ में आए होंगे। बस आपको नियम देखना है, और नियम संधि को करते समय, विच्छेद करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि जो हम शब्द का विच्छेद कर रहे हैं, या दो जब शब्द अलग करेंगे, परस्पर दो शब्द या दो वर्णों को अलग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमारा दोनों का कोई अर्थ या कोई दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो वो विच्छेद आपका पूरी तरह से सही माना जाएगा। अन्यथा वो विच्छेद आपका गलत होगा, जहाँ पर एक शब्द का सार्थक अर्थ आ रहा है और दूसरे का निरर्थक आ रहा है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे नियम नंबर 3 में। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनाएगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ, और छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ के साथ में मिल जाएगा परस्पर, तो बड़ा ऊ ही बनाता है। या हम कह सकते हैं कि बड़ा ऊ, दोनों में अगर बड़ा ऊ मिल रहा है तब भी आपका बड़ा ऊ ही मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है भानुदय। पहला क्या लिखा हुआ है? भानुदय लिखा हुआ है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, भानु नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? भानु लिखेंगे क्या? भानु नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको भानु। क्या लिखेंगे? भानु प्लस उदय। क्या लिखेंगे? भानुदय। देखिए, जब आप सोच के समझ के बखूबी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हम शब्द को क्या पढ़ रहे हैं और शब्द का मतलब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है गुरु उपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु प्लस उपदेश। लघुत्तर लिखा हुआ है तो लघु प्लस उत्तर हो जाएगा। अभी तक ये जो 3 आपने उदाहरण पढ़े हैं, इस नियम में लागू होते हैं, उ दोनों में। इसमें क्योंकि यहाँ पे भी छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है। ठीक है। वधूत्सव, तो इसका बनेगा वधु प्लस उत्सव। क्या बन जाएगा? वधु प्लस उत्सव। भूतश, भू प्लस उत्सर्ग बनेगा, भू प्लस उत्सर्ग बनेगा। अब यहाँ से बड़ा ऊ मिल रहा है और यहाँ से छोटा ऊ मिल रहा है। यहाँ से कौन सा ऊ मिलेगा? बड़ा ऊ, और यहाँ से छोटा ऊ मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा रहेगा वो बड़ा ऊ मिलेगा, अर्थात ये वाला नियम इसमें लग रहा है। साधुर्जा का बनेगा साधु प्लस ऊर्जा। क्या बनेगा? साधु प्लस ऊर्जा। भूर्जा का बनेगा भू प्लस ऊर्जा। क्या बनेगा? देखो, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भू होता नहीं है, भूमि। क्या बोलते हैं? भूमि बोलते हैं, भू बोलते हैं ना कि भू बोलते हैं। ऊर्जा नहीं बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, इसलिए ये ऊर्जा होगा, भूर्जा। भूष्मा लिखा है तो भू प्लस ऊष्मा होगा। क्या होगा? भू प्लस ऊष्मा। भूद्धार लिखा है तो भू प्लस उद्धार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, भू प्लस उद्धार हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है वधूर्मि, तो ये बनेगा वधु प्लस ऊर्मि। वधु प्लस ऊर्मि, अर्थात यहाँ पे बड़ा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ, तो नियम आपका ये लग गया। तो इस नियम के अंतर्गत हम दीर्घ संधि का अध्ययन कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। अगली जो संधि है, हम गुण संधि के बारे में